जनक होता तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा ना होती। वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पॉपुलेशन इंडिया की है और वो सेक्स से ही पैदा होती है। तो सेक्स हर घर में हो रहा है, तो आपत्तिजनक अगर है तो फिर तो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। जैसे हम खाना खाते हैं वैसे सेक्स एक एनर्जी है, तो वो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अलग अलग चीजों पे ओशो ने बोला है, कृष्ण जी के ऊपर बोला है, नानक के ऊपर बोला है, मौत के ऊपर बोला है, लाइफ के ऊपर बोला है। तो एक चीज सेक्स भी है हमारी लाइफ की जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके ऊपर भी बोला है। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि सेक्स एनर्जी को सुपर कॉन्शियसनेस में समाधि तक कैसे लेके जा सके सेक्स को, है ना। कहते हैं हमारी किसी ने ईगो हर्ट कर दी या हमें किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसमें मूड ऑफ करके बैठ जाते हैं, पर क्या हम उससे थोड़ा सा अपना डिस्टेंस लेके अगर हम एक सजगता के साथ जिए तो ये चीजें मैटर ही नहीं करती हैं। जो आजकल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो होंगे ही नहीं अगर हम इतना भार उठा के ना चले। हम ओशो ने उस टाइम सेलिब्रेशंस की बात की थी, वो अब भजन क्लबिंग बन चुका है। ये बहुत आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं सबसे ज्यादा पहला वाले अच्छे नहीं सी? नहीं अच्छे थे। मेरा मतलब है कि मौत के बारे में किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा। बहुत लोग सेक्स के बारे में पूछते हैं, ये बात मत कर। एक है सेक्स, एक है मौत। पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म है। और फिर उनको गाते नाचते हुए शमशान तक लेके जाते हैं। वहां पर हम बारडो ध्यान करते हैं। जब उनको आग लगाते हैं तो बारडो ध्यान होता है। मतलब में ओशो के ब्रदर की डेथ हुई थी, उनकी रात को ही हमने सेलिब्रेशन की थी। पेपर देने जा रहा है या कोई इंटरव्यू देने जा रहा है या कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि ये कोई समझ भी नहीं पा रहा, आपको भी नहीं पता आप क्या निकाल रहे हो। पियानो मीडिया ग्रुप ਨਾਲ जुड़े सारे सज्जनों का स्वागत। दोस्तों मैं सुखनैब सिंह सिद्धू इस वक्त बठिंडा के ओशो कम्यून ਦੇ ਵਿੱਚ बैठा होया ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰਿਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ओशो फाउंडेशन पूना ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਕੈਂਪ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ओशो ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ओशो ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ओशो ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਚਾ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਅਗਲਾ ਕੈਂਪ ਕਦੋਂ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ? देखो मेडिटेशन सेंटर है जो बठिंडा में, वो तो कैंप्स यहाँ पे अरेंज करते ही रहते हैं, एक्टिविटीज होती रहती हैं। अगला मेडिटेशन कैंप मार्च के मिड में होएगा और उसकी डेट्स जब फाइनलाइज हो जाएंगी तो वो मीडिया में आ जाएंगी। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ओशो ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਅਨੁਯਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੇਵ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ट्रेंड है? हाँ जी, इसकी जरूरत है। बाय प्रोफेशन मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ जो बहुत सारे सदमों के साथ काम करती हूँ, ट्रॉमा स्पेशलिस्ट हूँ। तो आजकल हम देखते हैं कि सिर्फ एंग्जाइटी और डिप्रेशन ही मेन चीजें नहीं है लाइफ में, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को सदमे लगे हुए हैं इमोशनल लेवल पर। तो मेडिटेशन जो है वो कहीं ना कहीं जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको शांत करती है, और उसके बाद जहाँ पे भी हमारे अंदर इम्बैलेंसेस हैं, जहाँ से भी कॉम्प्लेक्सेस उगे हैं हमारे अंदर, उनको शांत करती है। और अगर एक सेंटर्ड और बैलेंस्ड लाइफ बंदा लिव कर सकेगा तो ही मतलब वो एक क्वालिटी की जिंदगी जी सकेगा। ओशो इज द सेक्स गुरु, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੈ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਮਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਪਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? हाँ जी, ये बहुत ही ज्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 1970s में भी पूछा जाता था, 80s में भी पूछा जाता था और अब 2026 में भी पूछा जा रहा है। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ओशो ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨੀ आपत्तिजनक इतराजयोग है नहीं जिन्नी ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। अगर सेक्स आपत्तिजनक होता तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा ना होती। वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पॉपुलेशन इंडिया की है और वो सेक्स से ही पैदा होती है। तो सेक्स हर घर में हो रहा है, तो आपत्तिजनक अगर है तो फिर तो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। और अगर जहाँ पे हम रिप्रेशन करते हैं, किसी भी चीज का रिप्रेशन करते हैं, वो चीज बाद में बीमारी बन जाती है। वही चीज स्किज़ोफ्रेनिया बन जाती है, वही चीज पागलपन में उतर जाती है। तो अगर हम किसी चीज को ना रिप्रेस करके उसको एक नॉर्मल चीज की तरह लें, जैसे हम खाना खाते हैं वैसे सेक्स एक एनर्जी है, तो वो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जहां तक आपने क्वेश्चन पूछा कि ओशो सेक्स गुरु हैं,
आई मीन ओशो खुद कह चुके हैं कि मैं सबसे ज्यादा एंटी सेक्स गुरु हूँ। आपने देखा होगा उनकी बहुत बड़ी जो है पूरी लाइब्रेरी बुक से भरी हुई है। सही। अलग अलग चीजों पे ओशो ने बोला है, कृष्ण जी के ऊपर बोला है, नानक के ऊपर बोला है, मौत के ऊपर बोला है, लाइफ के ऊपर बोला है। तो एक चीज सेक्स भी है हमारी लाइफ की जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके ऊपर भी बोला है। लेकिन उन्होंने ये बोला कि सेक्स एनर्जी को सुपर कॉन्शियसनेस में समाधि तक कैसे लेके जा सके सेक्स को, है ना। तो लेकिन हमारा माइंड ऐसा है, ह्यूमन बीइंग का माइंड ऐसा है कि वो सिर्फ एक शब्द पे अटक गया, सेक्स। तो वो उसी क्यूरियोसिटी में, उसी में चलो जाके देखते हैं क्या होता है, वहां पे जाके देखते हैं क्या होता है। आओ, मैं तो कहती हूँ आओ देखो, अपनी एनर्जी जो पकड़ी हुई एनर्जी है उसको महसूस करो और शायद आपका भी रूपांतरण हो जाए। ओशो मेडिटेशंस हैं। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਫਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ना। बिल्कुल, जब वो मेडिटेशंस करते हैं और उनको समझ में आता है कि कितना बैलेंस आ रहा है, कितनी शांति मिल रही है, तो फिर फंसने की तो कोई बात ही नहीं है, उनमें रूपांतरण हो जाता है। क्योंकि हम सबसे पहले ओशो जो मेडिटेशंस करवाते हैं बॉडी से कनेक्टेड है। सही। तो अपने शरीर में हलन चलन, उसका जो है ब्रीदिंग का पैटर्न, कोई अंदर जो भी रिप्रेस्ड इमोशंस है उनको बाहर निकालना, जो आज तक हमने बात नहीं की है वो बात करना, तो उससे ऑलरेडी मन हल्का हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है एनर्जी सिस्टम एक बार जब नॉर्मल होना शुरू होएगा तो लोग और करेंगे ध्यान। तो वो ध्यान को सिर्फ ये नहीं है कि आंखें बंद करके बैठ गए और माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। यहाँ पर हम डांस का इस्तेमाल करते हैं, हम म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं, जो भी जीवन में चीजें प्रफुल्लता लेके आती हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो पुराने रिलीजन्स में कई बार पुराने जमाने में उस चीज को हटा दिया जाता था, लेकिन अभी देखो एक्चुअली हमारी कल्चर जो है, अगर हम भूल जाएं कि जो चीजें हटाई हैं, हमारी कल्चर में सूफीज्म है, हमारी कल्चर में कीर्तन है, वो क्या है, वो सेलिब्रेशन है। लेकिन जब वो उसके अंदर बहुत ज्यादा अगर हम अपने आइडियोलॉजी भर दें ना, तो हम वो सेलिब्रेशन की चीज हट जाती है। वहां पे ओशो बहुत ज्यादा जो है रेलेवेंट हो जाते हैं। आनंद हमारा गोद, उत्सव हमारी जात। हाँ जी। तो इसका क्या मतलब है? जो मैंने अभी आपसे बात की कि कोई भी चीज है उसको अगर हम हैवीनेस, भारीपन से हटा के उसको नॉन सीरियसली लें और एक सेलिब्रेशन की तरह लें, तो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा रूपांतरण और प्रफुल्लता आ सकती है। इवन जो हमारे दुख है, हमारे मन में और हमारे हृदय में जो चीजें चलती हैं, हम सबको मालूम है, हम अलग अलग तनावों से भरे रहते हैं। हमारी किसी ने ईगो हर्ट कर दी या हमें किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसमें मूड ऑफ करके बैठ जाते हैं। पर क्या हम उससे थोड़ा सा अपना डिस्टेंस लेके अगर हम एक सजगता के साथ जिए तो ये चीजें मैटर ही नहीं करती हैं। तो वो चीज अगर मैटर नहीं करती, वो इतनी छोटी सी चीज रह जाती है कि हम अपने जो जिंदगी को जीना भूल चुके हैं। अगर हम अपनी जिंदगी के एनर्जी को, जीवन को अगर दोबारा से जीने लग जाएं, तो हमारे अंदर क्या क्या रूपांतरण आ सकता है और हम पूरी लाइफ को पूरी सेलिब्रेशन के साथ जी सकते हैं। जो आजकल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो होंगे ही नहीं अगर हम इतना भार उठा के ना चले। हम अपनी बोरियां उठा के चल रहे हैं भार की। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ, ਹਨਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਤਾਂ ਜੇ ਸਵਾਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ भी ਇਹਦੇ ਚ शामिल। सोशल मीडिया की एडिक्शन एक चीज है, इमोशंस को रिप्रेस करना दूसरी चीज है, अपने आप को एक पर्सनैलिटी दिखाना कि हमारी पर्सनैलिटी, तो हम तो बड़े दबंग हैं जी और हमें तो कुछ नहीं होता। वो कहीं ना कहीं हम अपने सॉफ्ट साइड को, जो हमारी कोमल साइड है, उसको हम हटा देते हैं। लेकिन अगर कोई फूल है, हम उसको ये नहीं कह सकते कि तू हट जा, है ना। फूल की एक कोमलता है, उसको प्रफुल्लित होने के लिए सूरज भी चाहिए, पानी भी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सूरज ले, स्ट्रॉन्ग बन, और पानी मत ले क्योंकि वो शांत है। हमें सूरज और पानी की इकट्ठी जरूरत है। तो जो आप कह रहे हैं कि ये ट्रेंड बन चुका है, एक्चुअली ट्रेंड नहीं है, ये पहले से ही था, पर चीजें पहले लोग बोलते नहीं थे। एक्चुअली 2026 है, नई जनरेशन है, अच्छी बात है कि ये चीजें बाहर आ रही हैं। एटलीस्ट वो कह तो रहे हैं भाई हमें प्रॉब्लम है, हमें सपोर्ट करो। पहले लोग छुप छुप के ध्यान करते थे, एटलीस्ट अब सीधा सीधा ध्यान तो होता है। जो ओशो ने उस टाइम सेलिब्रेशंस की बात की थी, वो अब भजन क्लबिंग बन चुका है। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪ ਕੇ ਸੀ, ਹਨਾ, ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਛੁਪ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ओशो ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ओशो तो नहीं है, उन्होंने फिलॉसफी है। अब ओशो यही कहते हैं कि सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट, बुरी बात ये होएगी फ्यूचर में कि जो ईस्ट है,
वो वेस्ट की तरफ चल पड़ेगा और वेस्ट जो है वो ईस्ट की तरफ चल पड़ेगा। तो वही हो रहा है, टिंडर, बम्बल, स्पीड डेटिंग है, ड्रग्स, ये चीजें पहले हम वेस्ट में सुनते थे, अब वो चीजें ईस्ट में हो रही है। ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਆ ਸਾਡਾ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਓਸ਼ੋ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ओशो ये कहते हैं कि अगर मैरिज दो इंडिविजुअल्स जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अगर उनकी यूनिसन है तो ये बहुत सुंदर चीज है। लेकिन अगर एक चीज है कि सिर्फ कन्वीनियंस के लिए अगर मैरिज की जा रही है, प्रैक्टिकल रीजन के लिए मैरिज की जा रही है, तो वो फिर शोषण है, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है। जब तक किसी चीज में प्रेम और निष्ठा नहीं होएगी, वो फिर बिजनेस है। ओशो का ये कहना है कि अगर दो व्यक्ति जो अब बिजनेस के हिसाब से संबंध बना रहे हैं, या सिर्फ एक अरेंजमेंट के हिसाब से संबंध बना रहे हैं, या कन्वीनियंस के हिसाब से संबंध बना रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन जहाँ प्रेम की प्रफुल्लता है, जहाँ प्रेम का कनेक्शन है, वो सब कुछ सेक्रेड है, वो सब चीजें बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਰਲਡ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਸ਼ੋ ਦਾ ਕਮਿਊਨ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਲਿਵ ਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫਰਸਟਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ 'ਚ? एक्चुअली ये भी बहुत बड़ी भ्रांति है कि ओशो कम्यून में लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, क्योंकि सुनते होंगे सी। हाँ जी, वही कह रही हूँ, भ्रांति है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, क्योंकि वहां पे हर कोई इंडिविजुअल है। बंदा अकेला आता है, अपना मेडिटेशन करता है और अपने जाता है। हाँ, संसार में जैसे हम किसी को मिल गए, कोई पसंद आ गया तो बाहर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई है ना, कोई मिल गया। हाँ, कितनी सारी लव मैरिजेस होती हैं, राइट। तो अगर वहां पे कोई मिल गया, किसी से बात हो गई, कोई पसंद आ गया, तो लोग एक साथ मिलते जुलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है और वहां पे रिश्ते बनाने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर ज्यादा मैंने देखा है टिंडर, बम्बल, ये सोशल मीडिया, क्योंकि मेरे प्रोफेशन ऐसा है ना, मैं यंगस्टर्स के साथ काम करती हूँ, मेरा काम ही ट्रॉमा के साथ है। तो मैं तो कितने सारे लोगों को देखती हूँ जो स्पीड डेटिंग में विश्वास करते हैं। तो वो सारा मैस जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल मैस है, वो प्रॉब्लम है संसार का, वो प्रॉब्लम है समाज की, ना कि कोई ढूंढ रहा है कि आके हम ध्यान करने जा रहे हैं और वहां भी लिविंग रिलेशनशिप करेंगे, ऐसा नहीं है। वो भ्रांति है। ये भ्रांति तोड़नी चाहिए है कि कितनी की टूट रही है? मतलब जो लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है। मैंने वही आपको बोला कि वो क्यूरियोसिटी से आते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। जब आते हैं फिर उनको समझ में आता है, और वो फिर इतने सुंदर तरीके से ध्यान में चले जाते हैं तो उनको फिर किसी को क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत ही नहीं होती है। और किसी पासे ध्यान नहीं जाता फिर। नहीं, सही है। हाँ जी, हाँ, डायनामिक जी फस जाता बंदा कई बार ਤਾਂ ਹਨਾ, ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। बिल्कुल। ਓਸ਼ੋ ਮੌਤ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੈਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਸਿਖਾਤਾ ਹੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ 2-3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਤ ਸਿਖਾਤਾ ਹੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੌਤ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ? ये बहुत आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं सबसे ज्यादा पहला वाले अच्छे नहीं सी? नहीं, अच्छे थे। मेरा मतलब है कि मौत के बारे में किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा। बहुत लोग सेक्स के बारे में पूछते हैं। दो चीजें, दो टॉपिक लाइफ में मना की जाती है, या ये बात मत कर। एक है सेक्स, एक है मौत, राइट। अब मौत एक चीज है जो सब लोग डरते हैं उस चीज से, और उसके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन मौत हमारी रियलिटी है, जीवन का ही पार्ट है। जीवन जब खत्म होएगा तो आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप मौत है, उसकी तैयारी भी कोई नहीं करता, है ना। तो ओशो मौत को भी एक जीवन का आयाम मानते हैं, उसकी कंटिन्यूएशन है, और उसकी तैयारी कैसे करनी है, अपने लास्ट डेज में कैसे रहना है, कैसे मेडिटेशन आपको सपोर्ट कर सकती है आपकी अगली जर्नी में, क्योंकि और तो कुछ हमारे साथ जाएगा नहीं, हमारी चेतना ही जाएगी हमारे साथ। पुनर्जन्म है? पुनर्जन्म है। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੌਜੀਕਲੀ ਹੈਗਾ? देखो, लॉजिकली तो मेरे को लगता नहीं है कि हम सिद्ध कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन एजोटेरिकली जितने भी हमारी पुरानी विजडम है, उन्होंने ये बोला हुआ पुनर्जन्म के बारे में, और ओशो भी कहीं ना कहीं ये मानते हैं। एक मेडिटेशन भी है ना पुनर्जन्म से जाने वाली। हाँ जी, वो भी ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो मेमोरी सिस्टम है वो पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ है। तो मेडिटेशन आपको इन सब मेमोरी सिस्टम से अलग, मतलब फ्री कर देता है। तो ऑफ कोर्स है। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ शामिल हुए हो कभी? हाँ जी, पहले मेरे को बहुत डर लगता होता था मौत से, और मैं किसी की डेथ सेलिब्रेशन में नहीं जाती थी।
फिर मेरे नानी जी की जब डेथ हुई तो मैंने पहली बारी पास से डेड बॉडी देखी, क्योंकि बचपन में जब मेरे नाना की डेथ हुई थी तो मेरे को पास भी नहीं जाने दिया था, क्योंकि बच्चे हैं, जाने नहीं देना। तो जब उनकी डेथ हुई तो मैं उनके पास, मैंने फर्स्ट टाइम डेड बॉडी पास से देखी, टच किया, और मैंने देखा एक मेरा प्यारा बंदा जा रहा है और मेरे को अलाउ नहीं कर रहे। हाँ, तो वो इतना एक सॉफ्ट एक्सपीरियंस था कि हम गए उनकी उस पे शमशान घाट में, और जो भी रिचुअल्स के साथ हमने किया। फिर जब मैं ओशो के मेडिटेशन कम्यून में गई, वहां पे हमने देखा कि वहां पर जो सन्यासी हैं वो पहले डेड बॉडी को लेके आते हैं, उनको फूलों से सजाते हैं, उसके आसपास एक नृत्य होता है, सेलिब्रेशन होती है, ताकि जो उसकी चेतना उस टाइम आसपास है उसको ये महसूस हो कि मेरे प्यारे लोग मेरे आसपास हैं और वो मेरे अगले जाने की तैयारी कर रहे हैं, अगली जर्नी की तैयारी कर रहे हैं। और फिर उनको गाते नाचते हुए शमशान तक लेके जाते हैं। वहां पर हम बारडो ध्यान करते हैं। जब उनको आग लगाते हैं तो बारडो ध्यान होता है, मतलब एक हमिंग होती है ओम जैसी, ताकि आपकी चेतना को ऊपर जाने के लिए, विस्तार के लिए रास्ता मिले। तो वो फिर अभी ट्रेडिशनल शमशान में क्या होता है कि आग लगाई, पीछे भी नहीं मुड़ के देखना और चले जाते हैं। वहां पे जब तक पूरी तरह नहीं जल जाते, वहां लोग बैठे रहते हैं, उनके साथ रहते हैं और फिर जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा कि जैसे हम किसी अपने बहुत ही प्यारे मित्र को भेज रहे हैं वैसे सेंड ऑफ देते हैं। तो उसमें डर तो कुछ होता ही नहीं, उसमें ये बहुत ही ज्यादा एक सॉफ्ट और सुंदर जर्नी हो जाती है। और उससे डर भी मेरा तो खत्म हो गया। मैं तो इतने सारे डर मरने वाले ਨੂੰ ਵੀ स्वाद आ ਜਾਂਦਾ होगा ना, आ जाता होगा। ओशो कहते हैं कि आप अपने बिलवड को जाने दे रहे हो। आप इतने पुराने लोग हैं, मेरी नानी के दादी की उम्र के, उनकी डेथ्स हुई हैं, मैं गई हूँ, बहुत सुंदर है। लास्ट में उनकी डेथ में गई थी, मुझे याद है बचपन में ओशो के ब्रदर की डेथ हुई थी, उनकी रात को ही हमने सेलिब्रेशन की थी। क्योंकि उनकी वाइफ ने कहा था कि हम ज्यादा देर तक बॉडी को नहीं रखेंगे, चेतना वहीं घूमती रहती है। इट वाज ब्यूटीफुल ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਨਹੀਂ ਆ? हाँ जी, एक तो मैं ध्यान कहूंगी आपको, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, हाँ जी ਇਹ ਵੀ ਧਿਆन? बिल्कुल। जहाँ पे भी आपकी अवेयरनेस है, जहाँ पे भी आपकी मतलब आप प्रेजेंट है, अगर आप उस चीज को पूरी टोटलिटी से कर रहे हैं, पूर्णता से कर रहे हैं, वही ध्यान है। ओशो उसको वर्क एज मेडिटेशन कहते हैं। जो आपका काम है अगर आप पूरी संपूर्णता के साथ कर रहे हैं तो वो ध्यान ही हुआ। चोरी भी कर रहे हैं चाहे? हाँ बिल्कुल। कल ही ओशो व्हाइट रूम में एक स्टोरी सुना रहे थे, चोर आया सूफी के घर चोरी करने, बर्तन सब कुछ ले लिए। सूफी देख रहा है कि बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है, तो चोर जाने लगा, कहता मेरे को भी ले चलो साथ में। मैं क्या करूंगा। तो बेसिकली ਇੱਕ ਹੋਰ कोई भी ਸਟੋਰੀ ਹੈ काम ਸ਼ਾਇਦ करो ਉਹਨਾਂ उसको। ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ हाँ जी ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਵਾਮੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੰਨਿਆਸੀ, हाँ जी, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੰਗਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, हाँ जी ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ 'ਚ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ओके ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਸੰਨ ਲਾਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਂਗਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਆਪਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ? ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਮੀ ਜਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਡਗਮਗਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ? हाँ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ सो नाइस। यस, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो ओशो ने सुनाई हैं जो हमें बहुत इंस्पायर करती हैं। और आपने मेडिटेशन पूछी है, एक तो मैं यही कहूंगी कि एक ओशो की बहुत सुंदर मेडिटेशन है, आजकल के जमाने में बहुत कामयाब है, जिसको ओशो ट्रेनिंग कहते हैं ट्रेनिंग जा रही है नहीं उसमें क्योंकि आजकल के लोगों में स्ट्रेस बहुत है, जी बिल्कुल। तो स्ट्रेस को एक्सेल करना है, मतलब कि बाहर के श्वास के साथ बाहर फेंकना है, पर फेंकना नहीं है, आपको सिर्फ बाहर छोड़ना है। तो ओशो ये कहते हैं कि आप सांस नाक के द्वारा ले रहे हो, होल्ड करते हो और फिर मुंह से, तो जो भी नहीं चाहिए आपको, डार्कनेस है, हैवीनेस है, एंजाइटी है, हॉल पड़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है आपको, वो जो फीलिंग है उसको मुंह से बाहर निकाल दो। और जो आपका जो बाहर श्वास जा रहा है वो अंदर आती श्वास से लंबा होएगा। तो आप जो स्ट्रेस है उसको बाहर एक्सेल कर रहे हो। तो कोई भी पेपर देने जा रहा है,
या कोई इंटरव्यू देने जा रहा है या इंटरव्यू कुछ करन जा रहे हैं। जा रहे हैं, एग्जैक्टली इंटरव्यू करने जा रहे हैं, तो उसमें आप मतलब ये 7 ब्रेथ्स, सबसे Okay. 7 ब्रेथ्स जो है आप ये कर सकते हो, जहाँ आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करके सही। अपने अंदर की हैवीनेस को बाहर निकाल सही। सकते हो। ये एक बहुत प्रैक्टिकल है, ये गाड़ी में भी बैठ के हो सकता है, फ्लाइट में भी बैठ के हो सकता सही। है ना। जिनको पैनिक अटैक्स वगैरह आते हैं उनके लिए भी पहले से बहुत अच्छा है। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੌਖੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਝਟਕਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ? नहीं, नेगेटिव थॉट्स के लिए तो बेस्ट जिब्रिश ही रहेगी। हम्म। हाँ जी, जिब्रिश इज द बेस्ट। जिब्रिश मतलब कोई लैंग्वेज जो आपको मालूम नहीं है और आप बोल रहे हो, और जो भी आपके अंदर की भड़ास है आप निकाल रहे हो, क्योंकि आप लोगों के सामने बोल नहीं सकते वो चीज। तो अब क्योंकि ये कोई समझ भी नहीं पा रहा, आपको भी नहीं पता आप क्या निकाल रहे हो, लेकिन वो निकल रहा है। तो मतलब बेसिकली आप सफाई कर रहे हो अपनी अंदर ਸਹੀ। की। ਏਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जी, ਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਬਰਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। अच्छा ये ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ जी, ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, हाँ जी। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? मेडिटेशन के लिए तो मैं यही कहूंगी कि अभी जैसे आप बठिंडे में हैं, जी। ये बठिंडा में सेंटर है, यहाँ पे मेडिटेशन होती रहती है। मेडिटेशन सीखने के लिए आप यहाँ आओ। अभी 1 मार्च से लेके 21 मार्च तक ओशो डायनामिक मेडिटेशन कर रहे हैं, 21 दिन का। तो अगर आप आना चाहते हो तो आप यहाँ आके उसमें सम्मिलित हो सकते हो। कैंप्स चलते रहते हैं, इंफॉर्मेशन टिकर पे आप देंगे यहाँ की। तो यहाँ पे फोन करके जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें सम्मिलित हो। जो भी आपको मेडिटेशन पसंद आए या आपको सूट करे आप वो सही। करो, क्योंकि ओशो की तो बहुत सारी मेडिटेशंस है, एक्टिव हैं, पैसिव हैं, छोटी मेडिटेशंस हैं, बड़ी मेडिटेशंस हैं। तो आप पहले एक्सपीरियंस करो। अगर किसी भी चीज का टेस्ट नहीं लोगे तो आपको पता कैसे चलेगा? तो पहले टेस्ट करो और फिर जो भी आपको सूट करे वो करो, क्योंकि ओशो कभी भी किसी की फ्रीडम में नहीं आए। तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे ये करो ये ना करो, लेकिन जो आपको पसंद है फिर उसके प्रति कमिट हो जाओ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी।